सालों से दबे हुए राज, अधूरे सपने और टूटी हुई भावनाओं का वह पल फिर सामने आ खड़ा हुआ जब पराशर का कॉल अनिरुद्ध के जीवन में आया। यह सिर्फ एक फोन कॉल नहीं था, बल्कि उस अतीत की दस्तक थी जिसे अनिरुद्ध ने वर्षों पहले अपने सीने से बाहर निकाल फेंका था। फोन पर पराशर ने कहा, जिस बच्ची को तुमने अपनाने से इनकार किया था, वह अब बड़ी हो गई है। उसका नाम झनक है। यह सुनते ही अनिरुद्ध जैसे सन्न हो गया। कुछ समय पहले ही वह एक लड़की से मिला था, सिंबल बोरी गांव की एक सीधी सादी पर दृढ़ नजर आने वाली लड़की, जिसमें उसे अपनी ही झलक महसूस हुई थी। लेकिन उसने उस भाव को झटक दिया था, क्योंकि वह सच्चाई से आंखें चुराता रहा था। उधर गांव की वही जानी पहचानी गलियां, वही कुआं, वही मंदिर और वही लोग थे जिन्होंने कभी झनक को बेइज्जती और तानों से नवाजा था। मगर इस बार वह टूटी नहीं थी, मजबूत होकर लौटी थी। ऋषि, जिसे वह कभी अपना नहीं मान सकी थी, अब उसके साथ था, भले ही बेमन से। झनक के लिए यह साथ सिर्फ भावनात्मक नहीं था, यह उसका पहला कदम था अपने अधिकार, अपने अस्तित्व और अपनी पहचान की ओर। पढ़ाई उसका सपना थी, उसका जुनून। और जब ऋषि के काका ने उसकी प्रतिभा पहचानी, तो जैसे उसके जीवन की बंद खिड़की खुल गई। इस लड़की को पढ़ने से रोकना अपराध है, उन्होंने पूरे परिवार के सामने कहा और पढ़ाई के सारे इंतजाम की जिम्मेदारी उठाई। ऋषि यह सब सुनकर विचलित था। उसे लगा जैसे झनक अब उस पर हावी हो जाएगी। लेकिन असली डर तब महसूस हुआ जब उसके काका ने कहा कि वे खुद झनक के साथ गांव जाकर फॉर्म भरवाएंगे। ऋषि को डर था कि उसकी और झनक की जबरन हुई शादी की सच्चाई उजागर ना हो जाए। इसी डर में वह गांव जाने को तैयार हो गया। लेकिन इस सफर में झनक के आत्मविश्वास ने ऋषि के मन में भी कुछ बदल दिया। झनक अब सिर्फ एक जबरन थोपी गई बीवी नहीं थी। वह अब एक तेजतर्रार, आत्मनिर्भर लड़की थी, जिसकी आंखों में चमक थी, जिसकी सोच में गहराई थी और जिसके भीतर एक तूफान छिपा था। ऋषि के लिए वह गांव की यात्रा एक तरह की आत्मपरीक्षा बन गई। रीति रिवाजों के खिलाफ रहा ऋषि पगफेरे की रस्म भी निभा गया। झनक ने भी देखा कि उसका व्यवहार पहले जैसा बेरहम नहीं रहा। उसके लहजे में थोड़ी नरमी आई थी, जो झनक को चौंका रही थी। लेकिन रिश्तों का बदलना इतना आसान नहीं होता। दोनों के दिलों में अब भी बहुत कुछ बाकी था, अधूरे सवाल, अनकहे दर्द और अस्पष्ट इच्छाएं, जो या तो उन्हें करीब ला सकती थीं या फिर हमेशा के लिए दूर कर सकती थीं। कोलकाता में अनिरुद्ध अपनी नई जिंदगी में व्यस्त था। एक सफल बिजनेसमैन, एक परिपक्व पति, लेकिन भीतर से एक अधूरा इंसान जिसने अपनी गलती के बोझ को खुद से अलग समझ लिया था। पर जब पराशर ने झनक के बारे में बताया तो सब कुछ फिर से हिल गया। वह झूठ मानता रहा, इनकार करता रहा। तुम फिर वही कहानी दोहरा रहे हो पराशर, कहकर उसने फोन काट दिया। पर अब कहानी वहां नहीं रुकी। अर्शी, जो अनिरुद्ध की पत्नी थी, वह इस राज को समझ चुकी थी। मून की जुबान से निकला सिंबल बोरी नाम उसके लिए एक बड़ा सुराग था। जब उसने पराशर और अनिरुद्ध की बातचीत सुनी तो जैसे सब कुछ साफ हो गया। अनिरुद्ध, वो लड़की तुम्हारी ही बेटी है, अर्शी चीख उठी। उसका गुस्सा अब आंसुओं में बदल चुका था और उसकी आवाज में एक पत्नी का नहीं बल्कि एक इंसान का दर्द था। अनिरुद्ध अब टूट चुका था। वह खुद से लड़ रहा था। क्या वह उस बच्ची को कभी माफी के काबिल लग सकेगा जिसे उसने जन्म तो दिया लेकिन अपनाया नहीं? झनक के जीवन में भी तूफान चल रहा था। पढ़ाई उसकी प्राथमिकता थी, लेकिन ऋषि की बदलती भावनाएं उसे असमंजस में डाल रही थीं। ऋषि, जो कभी उसे दूर करने की कोशिश करता था, अब उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। उसने मून से रिश्ता तोड़ दिया था और झनक से कहा, मैंने तुम्हें बहुत सताया, पर अब समझ आया कि तुम ही वह रोशनी हो जो मेरी अंधेरी जिंदगी में आई थी। ऋषि की आंखों में पश्चाताप और प्रेम दोनों थे, और उसकी आवाज में वह सच्चाई थी जो झनक ने कभी उससे नहीं सुनी थी। पर जीवन इतने सीधे रास्ते नहीं देता। जब अनिरुद्ध झनक के सामने खुद को उसका पिता बताता है तो वह थम सी जाती है। वर्षों की पीड़ा, अनदेखी तकलीफें और मां की बेजुबान कुर्बानियां उसकी आंखों के सामने तैर जाती हैं। जिस बच्चे को मां के साथ दर दर भटकना पड़ा हो, उसे अब बाप की जरूरत नहीं, कहकर वह अनिरुद्ध को कोई मौका नहीं देती। लेकिन दिल के दरवाजे हमेशा बंद नहीं रहते।
पराशर और अर्शी धीरे धीरे झनक को सच्चाई बताते हैं, कैसे एक साजिश ने अनिरुद्ध को बेटी से दूर किया, कैसे कुछ लोगों ने झूठ फैलाया और कैसे हालातों ने उसे बंधक बना दिया। झनक का दिल पिघलने लगता है, पर वह अब कमजोर नहीं थी। माफ करना आसान नहीं था। उधर ऋषि खुद को झनक से जुड़ा महसूस करने लगा था। अब वह सिर्फ एक बीवी नहीं, उसकी प्रेरणा थी। उसके शब्द, उसकी सादगी और पढ़ाई का जुनून, ये सब ऋषि को बदलने लगे थे। अब झनक के सामने दो रास्ते थे, एक ओर उसका सपना, उसकी शिक्षा, उसकी आजादी, और दूसरी ओर वह रिश्ता जो बेमेल शुरू हुआ था पर जिसमें अब धीरे धीरे सच्चाई और भावना जुड़ रही थी। क्या वह रिश्तों को एक और मौका देगी? क्या वह अनिरुद्ध को माफ करेगी, या फिर अपने इस मोह को सीने में लेकर अकेले ही आगे बढ़ेगी? यही था उस कहानी का मोड़, जहां सब कुछ बदल सकता था अगर झनक चाहती। वे आंसू सिर्फ पछतावे के नहीं थे, एक नई शुरुआत की उम्मीद के थे। जब झनक ने कहा, मैं पढ़ूंगी और तभी रिश्ता निभाऊंगी, क्योंकि बिना उड़ान के रिश्ते भी पिंजरे बन जाते हैं, तो उसकी आवाज में वर्षों की घुटन, लेकिन अब एक नई दृढ़ता सुनाई दे रही थी। पढ़ाई उसके लिए सिर्फ किताबें नहीं, उसका आत्मसम्मान थी। अंततः ऋषि ने उसका साथ देना शुरू किया। वह उसे कॉलेज में दाखिला लेने में मदद करता, नोट्स लाकर देता और उसके लिए एक सच्चे हमसफर की तरह खड़ा रहने लगा। वहीं अनिरुद्ध, जो अब तक गिल्ट के बोझ तले दबा हुआ था, झनक के हर ख्वाब में उसका साथी बनने की कोशिश करता। उसने अपने बीते हुए कल का प्रायश्चित करना शुरू कर दिया था। झनक अब गांव की तंग गलियों से निकलकर शहर के एक नामी कॉलेज में पहुंच चुकी थी। वही कॉलेज जिसे वह कभी बाहर से निहारती थी, अब उसकी क्लासरूम की कुर्सियों पर बैठी थी, आत्मविश्वास और जज्बे के साथ। पहले दिन जब वह क्लास में पहुंची, तो उसके सादे कपड़े और साधारण चप्पलें देख कुछ लड़कियां उसे देखकर हंसने लगीं। गांव से आई होगी, देखो इसके कपड़े और बैग, किसी ने कहा। यहाँ टॉप करना इतना आसान नहीं है, दूसरी ने फुसफुसाया। लेकिन झनक ने सिर झुकाकर जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में जो चमक थी, वो कह रही थी, देखना, मैं ही सबसे आगे रहूंगी। उस दिन वह चुप रही, लेकिन उसके भीतर की आग और तेज हो चुकी थी। ऋषि उसे कॉलेज छोड़ने आया था, पर झनक ने साफ मना कर दिया, अगर यह मेरी लड़ाई है तो इसे अकेले ही लड़ूंगी। ऋषि चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन इस आत्मनिर्भरता ने उसकी नजरों में झनक के लिए एक अलग ही इज्जत पैदा कर दी थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि झनक सिर्फ एक मजबूरी नहीं, एक प्रेरणा है। कॉलेज में झनक की मुलाकात सारांश से होती है, एक सौम्य, बुद्धिमान छात्र जो उसकी प्रतिभा को पहले ही दिन पहचान जाता है। तुम सिर्फ पढ़ती नहीं, अपनी सोच से भी लोगों को प्रभावित कर सकती हो, वह मुस्कुराते हुए कहता है। सारांश उसकी मदद करता, नोट्स देता, साथ बैठकर चर्चा करता और धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहराती जाती। पर रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक ही नहीं रुका। सारांश झनक में कुछ अलग देखता था, जुनून, आत्मबल और एक ऐसी ऊर्जा जो दुर्लभ थी। वहीं दूसरी ओर ऋषि को यह नजदीकियां खटकने लगीं। एक दिन उसने झनक को सारांश के साथ बाइक पर देखा और आपा खो बैठा। अब कॉलेज के नाम पर लड़कों से घूमोगी, उसकी आवाज में अधिकार था, लेकिन झनक चुप नहीं रही। अब आप कौन होते हैं पूछने वाले? जब मैं आपके लिए बोझ थी तब यह हक कहाँ था? उसकी आंखों में गुस्सा और आत्मसम्मान की लपटें थीं। ऋषि समझ नहीं पा रहा था कि उसे इतनी जलन क्यों हो रही है। शायद वह अब झनक को खोने से डरने लगा था। इधर कोलकाता में अनिरुद्ध झनक को दूर से देखता रहता। कई बार कॉलेज आता, बस उसे एक नजर देखने के लिए, पर कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया उससे बात करने की। उसके भीतर यह डर बैठा था कि झनक उसे कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन अर्शी ने उससे साफ कहा, अब और मत छुपाओ, सच बता दो। वह तुम्हारी बेटी है। अनिरुद्ध जानता था कि झनक को सच्चाई जाननी चाहिए, चाहे वह कितनी भी कड़वी क्यों न हो। एक दिन झनक को एक लिफाफा मिलता है। अगर जानना चाहती हो कि तुम्हारी माँ को गांव से क्यों निकाला गया, तो कोलकाता के पुराने रेजिडेंसी हॉस्पिटल आना। वहां तुम्हें तुम्हारा अतीत मिलेगा और शायद तुम्हारे असली पिता भी। इस खत को पढ़ते ही झनक कांप उठती है। उसका दिल धड़कने लगता है। कौन था जिसने यह लिखा? क्या उसका अतीत इतना दर्दनाक था? उसी वक्त ऋषि आता है।
क्या हुआ वह पूछता है। जनक बस कहती है, मैं कोलकाता जा रही हूँ। ऋषि समझ गया कि बात गंभीर है। वह भी साथ चलने की जिद करता है। अब उसके मन में झनक के लिए एक जिम्मेदारी सी महसूस होने लगी थी। जब झनक पुराने हॉस्पिटल पहुंचती है तो वहां उसे पराशर मिलता है। मैं वो हूं जिसने तुम्हारी मां को टूटते देखा और अब तुम्हें टूटने नहीं दूंगा, उसने कहा। तभी पीछे से आवाज आती है, झनक। वह पल थम जाता है। वह पलटती है और देखती है, अनिरुद्ध। मैं तुम्हारा पिता हूं, वह कहता है। झनक की आंखें भर आती हैं। पिता? वो जो नाम देने से डरते हैं, जो बेटी को दुनिया से छुपाते हैं। उसका दर्द उसकी आंखों से बह रहा था। अनिरुद्ध के पास जवाब नहीं थे। वह बस चुपचाप खड़ा था। मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं चाहिए, कहकर वह जाने लगती है। तभी अनिरुद्ध घुटनों पर गिर जाता है। सुन लो एक बार मेरी भी कहानी। उधर ऋषि अब समझ चुका था कि वह झनक के बिना अधूरा है। उसने मौन को छोड़ दिया था, अपने अहंकार को पीछे छोड़ दिया था। पहली बार उसने झनक से कहा, अगर तुम साथ मांगोगी तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। उसकी आवाज में पश्चाताप था। झनक की आंखों में अब आंसू थे, लेकिन अब वे आंसू कमजोरी नहीं, आत्मनिर्भरता की पहचान थे। अब मुझे किसी से रिश्ता नहीं चाहिए, उसने कहा। अब मुझे खुद से रिश्ता बनाना है। उसने अपने लिए एक रास्ता चुना, शिक्षा और आत्मनिर्भरता का। अनिरुद्ध ने उसे एक छोटा सा अपार्टमेंट दिलवाया ताकि वह पढ़ाई में ध्यान दे सके। ऋषि भी अब पीछे से ही उसका समर्थन करता था, बिना किसी दबाव के। वह बदल चुका था, पूरी तरह से। अब वह झनक की मदद इसलिए करता था क्योंकि वह उसे समझने लगा था, सम्मान देने लगा था। झनक कॉलेज की टॉपर बन गई। जब उसका नाम मंच से पुकारा गया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, संतोष की, संघर्ष के बाद मिली जीत की। कॉलेज के आखिरी साल में सारांश ने उसे प्रपोज किया। वह उससे बेहद प्यार करता था, पर झनक असमंजस में थी। उसे नहीं पता था कि वह क्या महसूस करती है। इसी दौरान ऋषि ने भी झनक से अपने दिल की बात कही। पता नहीं कब और कैसे, लेकिन मुझे तुमसे प्यार हो गया है और अब तुम्हें खोना नहीं चाहता। उसकी बातों में जो सच्चाई थी वह झनक के दिल को छू गई। कुछ दिनों बाद झनक ने अनिरुद्ध से मुलाकात की और कहा, पापा, मैं अब तक आपको माफ नहीं कर पाई, लेकिन अब आप बदल चुके हैं। यह काफी है। अनिरुद्ध की आंखें भर आईं। उसे अपनी बेटी की माफी मिल गई थी। झनक ने सारांश से भी बात की और उसे स्पष्ट कर दिया कि वह उसे सिर्फ एक दोस्त मानती है। सारांश ने उसके फैसले का सम्मान किया। और फिर झनक ने ऋषि से कहा, तुमने मुझे बहुत दर्द दिया, लेकिन तुमने ही सिखाया कि कैसे जीना है। अब मुझे तुम पर यकीन है। ऋषि की आंखों में चमक थी। उसने झनक को पा लिया था। अब उनका रिश्ता मजबूरी नहीं, प्रेम और सम्मान पर आधारित था। झनक ने अपनी पढ़ाई पूरी की, नौकरी पाई और समाज के लिए एक मिसाल बन गई। उसका सफर खत्म नहीं हुआ था, वह अब शुरुआत कर चुकी थी, उड़ान भर चुकी थी।